नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की है। ये बात 2025 की है। फिरोजाबाद जिले में एक जगह है शिकोहाबाद। वहीं मोहल्ला खेड़ा में हाकिम सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। घर में 4 बेटियां थीं, डॉली, प्रीति, प्रियंका और तन्नू। और सबसे छोटा बेटा था अनमोल राजपूत। चारों बेटियों की शादी हो चुकी थी। उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी तन्नू की शादी साल 2023 में हरियाणा के फरीदाबाद के पल्ला थाना इलाके के रोशन नगर में रहने वाले भूप सिंह के बेटे अरुण सिंह से बड़ी धूमधाम से की थी। यह रिश्ता अरुण की बुआ ने कराया था। भूप सिंह असल में मैनपुरी जिले के नगला पीथे गांव का रहने वाला है। बेटे की शादी उसने अपने ही गांव की लड़की से की थी। शादी के बाद तन्नू और अरुण दोनों फरीदाबाद के रोशन नगर वाले अपने घर में रहने लगे। भूप सिंह कपड़ों का कारोबार करता था। उसकी फरीदाबाद में कपड़ों की सिलाई की एक फैक्ट्री थी। उसका बेटा अरुण, जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। परिवार में पत्नी सोनिया, बेटा अरुण, बहू तन्नू और अविवाहित बेटी काजल रहती थी। 9 अप्रैल 2025 की सुबह प्रीति राजपूत ने अपनी छोटी बहन तन्नू से बात करने की कोशिश की। उसने सुबह 7 बजे तन्नू के ससुर भूप सिंह को फोन किया, लेकिन फोन कई बार मिलाने के बाद भी बहन से बात नहीं हो सकी। प्रीति पहले भी कई बार तन्नू से बात कराने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से बात नहीं हो पाती थी। दरअसल 8 अप्रैल को ही प्रीति को कुछ बेचैनी महसूस हुई थी। कई दिनों से वह लगातार फरीदाबाद में रहने वाली अपनी छोटी बहन तन्नू से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। 9 अप्रैल को भी जब बात नहीं हो सकी तो उसकी और परेशानी बढ़ गई। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन तन्नू से कोई खबर नहीं मिली। 24 अप्रैल की सुबह तन्नू के पति अरुण सिंह ने अपने ससुर हाकिम सिंह को फोन किया और बताया कि तन्नू घर से लापता है। उसने कहा कि वे सबने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली और उसका फोन भी बंद आ रहा है। यह खबर सुनते ही हाकिम सिंह घबरा गए। उन्होंने तुरंत घर और अपनी बड़ी बेटियों को फोन करके सबको इस बात की जानकारी दी। सब लोग यह खबर सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि तन्नू बहुत सीधी सादी और अच्छे संस्कारों वाली लड़की थी। परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जल्दी जल्दी में तन्नू के घर वाले गाड़ी लेकर हरियाणा के फरीदाबाद जिले के पल्ला थाना क्षेत्र के रोशन नगर में स्थित उसकी ससुराल शाम तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर जब उन्होंने तन्नू के बारे में पूछा तो भूप सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी सोनिया उत्तर प्रदेश में एक रिश्तेदारी में शादी में गई हुई थी और बेटा अरुण नौकरी पर गया था। घर में वह खुद और बेटी काजल थे। उन्होंने बताया कि वे लोग सो रहे थे और जब सुबह उठे तो तन्नू घर में नहीं थी। भूप सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी 26 वर्षीय बहू तन्नू राजपूत, जो मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर है, 24 अप्रैल 2025 को बिना बताए कहीं चली गई। उसने बताया कि उसने अपनी ओर से आसपास और रिश्तेदारों में काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद 25 अप्रैल को थाना पल्ला में धारा बीएनएस के तहत उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। ससुराल वालों की बातों पर हाकिम सिंह को भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे सीधे पुलिस चौकी नवीन नगर पहुंचे और चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र से मिले। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी तन्नू अचानक घर से लापता हो गई है और उन्हें शक है कि तन्नू को उसके ससुराल वालों ने ही कहीं गायब कर दिया है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी थाना पल्ला और नवीन नगर चौकी की पुलिस ने तन्नू के लापता होने पर कोई खास कार्रवाई नहीं की। कई दिन गुजर गए, लेकिन तन्नू का कोई पता नहीं चला। जब पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो तन्नू के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर शक जताते हुए शिकायत दर्ज कराई और कहा कि तन्नू के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। तन्नू के पिता हाकिम सिंह ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले ज्वेलरी और पैसों की मांग करते हुए तन्नू को परेशान करते थे। कई बार उन्होंने उनकी मांगें पूरी भी की, फिर भी वे लोग संतुष्ट नहीं हुए और तन्नू को शारीरिक और मानसिक रूप से तंग करते रहे। वे लोग तन्नू को मोबाइल पर बात तक नहीं करने देते थे और उसे घर में कैद जैसा रखे रहते थे। हाकिम सिंह का कहना था कि तन्नू को गायब करने में ससुराल वालों का ही हाथ है, लेकिन पुलिस ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तन्नू की बहन प्रीति ने बताया कि जब भी वह पुलिस के पास जाती थी तो पुलिस वाले 10-12 गुमशुदा लड़कियों की लिस्ट दिखाकर कहते थे कि बताओ, इनमें से किसे पहले ढूंढें? यहाँ तो बहुत लड़कियां गायब हो रही हैं। आप लोग परेशान मत हो,
आपकी बहन को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस के ऐसे आश्वासन के बाद परिवार वाले 26 अप्रैल 2025 को फरीदाबाद से वापस शेखोहाबाद लौट आए। लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वह बस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। तन्नू को लापता हुए कई दिन बीत गए, पर कोई पता नहीं चला। इस बीच तन्नू के परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वे फिर से फरीदाबाद पहुंचे और वहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर अपनी परेशानी बताई। इस पर एसीपी राजेश कुमार लोहान ने चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र से केस की पूरी जानकारी ली और तन्नू के परिवार को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द पुलिस तन्नू के बारे में पता लगाएगी। एसीपी से आश्वासन मिलने के बाद भी तन्नू के परिवार ने अपने स्तर पर उसकी तलाश जारी रखी। उन्होंने तन्नू की ससुराल के आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। इसी दौरान उन्हें भूप सिंह के पड़ोसियों से पता चला कि तन्नू के गायब होने से पहले उसके ससुराल वालों ने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवाया था। यह जानकर तन्नू के लापता होने में पूरी तरह ससुराल वालों की साजिश होने का शक और गहरा गया। इसके बाद उन्होंने यह जानकारी एसीपी को दी और शक जाहिर किया। एसीपी ने हाकिम सिंह को भरोसा दिलाया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और जल्द ही कोई नतीजा सामने आने की उम्मीद है। उनके इस आश्वासन के बाद परिवार शेखोहाबाद लौट आया। लेकिन दिन बीते, रात बीती और लगभग पौने 2 महीने गुजर गए। फिर भी रहस्यमयी तरीके से लापता हुई तन्नू का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका। फरीदाबाद पुलिस की लापरवाही के कारण लंबे समय तक तन्नू राजपूत का कोई पता नहीं चल सका। परेशान हाकिम सिंह ने फिरोजाबाद में संपर्क साधकर पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनाया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। 19 जून 2025 की रात हाकिम सिंह के पास नवीन नगर चौकी के इंचार्ज रमेश चंद्र का फोन आया। उन्होंने बताया कि तन्नू का कोई सुराग मिल गया है और तुरंत वहां आने को कहा। किसी अनहोनी की आशंका से सहमे परिवार वाले रात में ही फरीदाबाद के लिए रवाना हो गए। 20 जून की सुबह लगभग 5 बजे वे वहां पहुंचे और सीधे थाना पल्ला पहुंचे। एसीपी राजेश कुमार लोहान ने हाकिम सिंह को बताया कि पुलिस टीम को ससुराल पर यह शक है कि तन्नू की हत्या कर शव को मकान के सामने जमीन में गड्ढा खुदवाकर दबा दिया गया है। पड़ोसियों ने भी इसी प्रकार का शक जताया है। इसके बाद 20 जून की सुबह 7 बजे पुलिस टीम ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में जेसीबी बुलाकर घर के सामने का गड्ढा खुदवाया। गड्ढे की खुदाई के दौरान लापता तन्नू राजपूत का ग्लासड़ा शव बरामद हुआ और हत्या के बाद एक चादर में बांधकर गड्ढे में डाल दिया गया था। तन्नू का शव मिलते ही पीड़ित परिवार टूट गया। मायके वालों ने शव देखकर तन्नू के रूप में शिनाख्त की। इसके बाद मौके पर जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल भेज दिया गया। बड़ी बहन प्रीति ने रोते हुए बताया कि मकान के आगे गड्ढा 21 अप्रैल से पहले ही खुदवाया गया था और तन्नू की हत्या के बाद लाश डालकर रात में ही गड्ढा बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि परिवार पहले भी इस मामले में शक जता चुका था, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। अगर पुलिस समय रहते गड्ढा खुदवा देती तो तन्नू का शव 2 महीने पहले ही मिल जाता। खुदाई के समय ससुराल वाले मकान पर ताला लगाकर फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर ससुर भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 55 वर्षीय भूप सिंह ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने अपनी बहू तन्नू राजपूत की हत्या की और शव को गड्ढे में दफनाया। उसने पूरी घटना की कहानी भी बताई। भूप सिंह के अनुसार 21 अप्रैल 2025 की रात घर में उसकी बेटी काजल और बहू तन्नू थी। उसकी पत्नी सोनिया एक शादी में उत्तर प्रदेश गई हुई थी और बेटा अरुण सिंह रात को ड्यूटी पर था। भूप सिंह ने बताया कि काजल खाना खाकर अपने कमरे में सो गई थी, वहीं तन्नू प्रथम तल पर सोने गई थी। उसी रात वह तन्नू के कमरे में गया और गहरी नींद में सो रही तन्नू की दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने गड्ढे में पाइप लगवाकर शव को सीमेंट से दबा दिया। इतना सब करने के बाद ससुराल वाले पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि अब तन्नू के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद उन्होंने मोहल्ले में अफवाह फैला दी कि तन्नू रात में कहीं भाग गई है। 2 दिन तक यह ड्रामा चलता रहा। फिर उसके गायब होने की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। यह बात किसी को हजम नहीं हो रही थी कि तन्नू की हत्या करने और शव को गड्ढे में दबाने का सारा काम अकेले भूप सिंह ने किया हो। परिवार के किसी अन्य सदस्य को इस हत्याकांड की भनक तक नहीं लगी थी। एसीपी राजेश कुमार ने बताया कि 2023 में शादी के बाद से ही तन्नू और अरुण के बीच झगड़े चलते रहते थे। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भूप सिंह को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 2 दिन की रिमांड हासिल कर ली थी। जब भूप सिंह गड्ढा खुदवा रहा था
तब पड़ोसी धर्मेंद्र सिंह यादव ने पूछने पर कहा कि पुराना सोख्ता खराब हो गया है, इसलिए नया सोख्ता बनवाना है। मोहल्ले में नालियां और सीवर लाइन नहीं होने के कारण लोग अपने घर के सामने ऐसे गड्ढे खुदवाकर सोख्ता बनाते हैं जिसमें घर और शौचालय का पानी जाता है। इसी वजह से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। कॉलोनी निवासी राहुल सिंह ने बताया कि 20 अप्रैल 2025 की सुबह 5 बजे जब वे उधर से निकले तो गड्ढा लगभग भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद भूप सिंह ने कहा कि उसकी बहू तन्नू कहीं चली गई है। इसके बाद पुलिस बार बार उनके घर आती जाती रही और कॉलोनी के लोगों से भी पूछताछ करती रही। राहुल ने बताया कि बेटे अरुण की शादी के बाद ही मकान की ऊपरी मंजिल बनवाई गई थी, जबकि पहले केवल ग्राउंड फ्लोर ही था। तन्नू के मायके वाले पुलिस के सामने लगातार ससुराल वालों पर हत्या का शक जताते रहे। जब उन्होंने लगातार पुलिस के चक्कर काटने शुरू किए तो शातिर ससुराल वालों ने एक और योजना बना ली। ससुराल वालों ने तन्नू के नाम से उसके पिता के लिए एक लेटर लिखवाया, जिसमें यह बताया गया कि तन्नू अपने इच्छा से कहीं चली गई है और किसी से प्यार करने लगी है। यह टाइप किया हुआ लेटर 26 मई को तन्नू के शिकोहाबाद स्थित मायके में फेंक दिया गया, ताकि परिवार को लगे कि उनकी बेटी ठीक है और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तन्नू की हत्या कर शव गड्ढे में दबाने के मामले में नया मोड़ तब आया जब मायके वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ससुराल वालों को बचा रही है। पुलिस के दावे कि भूप सिंह ने यह हत्या अकेले की थी, मायके वालों ने पूरी तरह खारिज कर दिए। इस मामले को लेकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कई सवाल उठाए। हत्या के बाद पहली मंजिल से शव को उतारकर घर के बाहर खोदे गए गड्ढे तक ले जाना आसान काम नहीं था, क्योंकि भूप सिंह बुजुर्ग थे। इस दौरान कोई आवाज नहीं हुई और बेटी काजल को कुछ पता नहीं चला। जब बेटा अरुण और पत्नी सोनिया घर आए तब उन्होंने भूप सिंह से यह क्यों नहीं पूछा कि तन्नू कहाँ है और वह अचानक कैसे गायब हो गई। पुलिस की कहानी और भूप सिंह के बयान पर कई सवाल उठ रहे थे। जिस दिन यह कांड हुआ उस दिन बेटा अरुण और पत्नी सोनिया घर पर नहीं थे। गड्ढा पहले से खोदा गया था, अचानक गड्ढा भर दिया गया और तन्नू के अचानक घर से जाने की बात बताई गई। ये सभी बातें ससुराल वालों की साजिश की ओर इशारा कर रही थीं। इन सवालों के बाद पुलिस पीछे हट गई। उनका कहना था कि भूप सिंह को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है और गहराई से पूछताछ कर यह पता किया जाएगा कि परिवार के अन्य सदस्य इसमें कितने शामिल थे। लेकिन रिमांड खत्म होने के बाद भी भूप सिंह और पुलिस की कहानी जस की तस रही, यानी हत्या अकेले भूप सिंह ने की। नवीन नगर पुलिस चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र ने बताया कि भूप सिंह ने जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर तन्नू की लाश दबाई और फिर मिट्टी और ईंट डालकर उसे बंद कर दिया। दूसरे दिन भूप सिंह ने मिस्त्री बुलाकर गड्ढे में पाइप लगवाया और ऊपर सीमेंट भी करा दिया। इससे घरवालों को कुछ शक नहीं हुआ। पुलिस दहेज के अलावा दूसरे पहलुओं से भी जांच कर रही है और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। 20 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट में हत्या से जुड़ी धाराओं भी जोड़ दी गई। मृतका के पिता हाकिम सिंह ने बताया कि मई 2023 में बेटी की शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन कुछ महीने बाद तन्नू को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाने लगा। तन्नू की मां की अक्टूबर 2023 में मौत होने के बाद जब तन्नू मायके आई तो लगभग 1 साल तक अरुण उसे लेने नहीं आया। कई बार कहने पर भी ससुराल वाले टालमटोल करते रहे। इसके बाद दोनों परिवारों की पंचायत हुई और सहमति के बाद अक्टूबर 2024 में हाकिम सिंह ने तन्नू को ससुराल छोड़ दिया। शुरुआत में कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर तन्नू को फिर से परेशान किया जाने लगा। उसे परिवार से बात करने भी नहीं दिया जाता था। काफी कहने के बाद ही भूप सिंह के फोन पर बात कराई जाती थी। मायके वालों का पुलिस कार्रवाई से खुश न होने पर पुलिस कमिश्नर के आदेश पर इस मामले की जांच पल्ला थाना पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार आरोपी ससुर भूप सिंह की 23 जून को न्यायालय से रिमांड मांगी। न्यायालय ने 3 दिन की रिमांड मंजूर कर ली। क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद तन्नू हत्याकांड की चौंकाने वाली पूरी सच्चाई सामने आ गई। एसीपी अमन यादव ने बताया कि पूछताछ में यह भी पता चला कि 15 अप्रैल को परिवार ने तन्नू की हत्या का पूरा प्लान बना लिया था। साजिश के तहत तन्नू की हत्या सिर्फ भूप सिंह को करनी थी ताकि परिवार के बाकी लोग फंस न जाएं। योजना के मुताबिक भूप सिंह ने पत्नी सोनिया को एटा में भांजी की शादी में भेज दिया था और बेटे अरुण ने 21 अप्रैल की रात तन्नू को नींद की गोलियां गन्ने के रस में मिलाकर पिला दी थी। बेटी काजल ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने कमरे में सोने चली गई और बहू तन्नू पहली मंजिल पर बने अपने बेडरूम में चली गई। वह बेसुध होकर अपने बिस्तर पर सो गई। अरुण और भूप सिंह में तय किया था कि भूप सिंह अकेला ही तन्नू की हत्या करेगा।
इसलिए अरुण ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरे में चला गया। रात लगभग 2 बजे भूप सिंह तन्नू के कमरे में गया और सो रही तन्नू का गला घोंटने की तैयारी करने लगा। इसी दौरान उसकी नीयत बदल गई। उसने पहले तन्नू के साथ गलत हरकत की और फिर गला घोंट दिया, लेकिन इस बात को उसने अपने बेटे को नहीं बताया। थोड़ी देर बाद उसने बेटे और बेटी को ऊपर बुलाया। वे लोग आसपास के लोगों के सो जाने का इंतजार करने लगे। तड़के 4 बजे उन्हें मौका मिला। पहले बेटी काजल बाहर खड़ी होकर निगरानी करती रही कि कोई पास से न गुजर रहा हो। काजल का इशारा मिलते ही अरुण अपने पिता भूप सिंह के साथ तन्नू का शव कमरे से उतारकर घर के बाहर ले गए और गड्ढे में डालकर दबा दिया। इस दौरान काजल लगातार नजर रखती रही। पति पत्नी के बीच बढ़ती अनबन और तलाक की नौबत के डर से भूप सिंह को यह चिंता सताने लगी कि अगर कानूनी तौर पर तलाक हुआ तो बहू को शादी में हुआ खर्च और गहने लौटाने होंगे, जिसकी कीमत करीब 20 लाख थी। इसके अलावा गुजारा भत्ता भी देना पड़ सकता था। इसी वजह से चारों ने मिलकर तन्नू को रास्ते से हटाने की साजिश रची। क्राइम ब्रांच ने 45 वर्षीय सास सोनिया को भी हत्या के आरोप में 25 जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भूप सिंह का 3 दिन का रिमांड 26 जून 2025 को खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। 24 वर्षीय ननद काजल को 28 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि मृतका का पति अरुण सिंह अब भी फरार था और पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। क्राइम ब्रांच ने जांच कर तन्नू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। यह मामला सिर्फ दहेज हत्या तक सीमित नहीं है। तन्नू को ससुराल में लगातार उत्पीड़न और क्रूरता का सामना करना पड़ा और वह अपने ससुर की हवस की भी शिकार बनी। अब सभी को इंतजार है कि सभी हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे हों ताकि तन्नू को न्याय मिल सके। आज की दूसरी कहानी गुजरात के अहमदाबाद की है। ये बात 2025 की है। अहमदाबाद के शाहीबाग की रहने वाली 32 साल की सुचि राय मेघाणी नगर के कलापी नगर चौराहे पर स्थित शुभम इंस्टीट्यूट एंड नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च सेंटर में वाइस प्रिंसिपल के पद पर नौकरी करती थी। उसकी नौकरी सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक होती थी। पापा के जाने के बाद से वह अपनी मम्मी के साथ शाहीबाग में रहती थी। सुचि ने बेंगलुरु में पढ़ाई के दौरान एक लड़के से शादी की थी और उनकी एक बेटी भी है, लेकिन पति से अच्छे से नहीं चल पाने की वजह से वह अब अपनी मम्मी के साथ रहती थी। साल 2014 में जब सुचि अपने पति के साथ बेंगलुरु में रहती थी, तभी एक दिन उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि उसने रमी गेम में 2500 रुपए जीत लिए हैं। यह सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत अपने मोबाइल में रमी गेम का ऐप इंस्टॉल कर लिया और इस गेम में खेलने के लिए कंपनी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। गेम में जुड़ने के बाद सुचि ने 50 रुपए से खेलना शुरू किया। 2-3 महीने में धीरे धीरे वह 10,000 रुपए तक के गेम खेलने लगी। असल में कोई भी ऑनलाइन गेम कंपनी लोगों को पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि खेलने और पैसे गंवाने के लिए ही ये गेम बनाती है। पैसे जो खोते हैं वो खेल खेलने वाले ही खोते हैं। शुरुआत में खेलने वाला थोड़ा बहुत जीत तो लेता है, लेकिन जैसे ही हारने लगता है फिर लगातार हारता ही जाता है। गेम खेलने वाला इस लालच में बार बार खेलता रहता है कि शायद अब जीत जाएगा, लेकिन असल में छोटी रकम लगाने पर ही जीत मिलती है और बड़ी रकम लगाने पर कभी जीत नहीं मिलती। यही हाल सुचि राय का भी था। 50 रुपए से शुरू करने वाली सुचि धीरे धीरे 50,000 रुपए तक खेलने लगी। उसने करीब 3 साल तक रमी गेम खेला। जब उसके पास खुद के पैसे कम होने लगे तो वह अपनी मम्मी के डेबिट कार्ड से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती थी, क्योंकि कार्ड उसके पास ही रहता था। सुचि राय ने नर्सिंग की पढ़ाई के बाद अलग अलग जगहों पर नौकरी की। इन नौकरियों में मिलने वाले वेतन और मम्मी के डेबिट कार्ड से निकाले गए पैसे मिलाकर करीब 18 लाख रुपए उसने रमी गेम में हार दिए। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ हारती रही, कभी कभी वह जीत भी जाती थी। सितंबर 2024 में उसने अहमदाबाद के बापूनगर स्थित सोहम कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर नौकरी शुरू की। 3 महीने वहां काम करने के बाद दिसंबर 2024 में उसकी नियुक्ति मेघाणी नगर के शुभम इंस्टीट्यूट और नर्सिंग साइंस एंड रिसर्च सेंटर में वाइस प्रिंसिपल के रूप में हो गई। इस कॉलेज में करीब 400 बच्चे नर्सिंग की पढ़ाई करते थे। इनमें कुछ अहमदाबाद के ही थे और कुछ बाहर से आए थे। बच्चों के रहने का हॉस्टल अहमदाबाद के नरोड़ा में था। जीएनएम के लिए 45,000 रुपए बीएससी और एमएससी के लिए 1 लाख से 1,10,000 रुपए फीस छात्र की स्कॉलरशिप के अनुसार ली जाती थी। जून 2025 में जब कॉलेज खुला तो शुरुआती हफ्ते में छात्र जो फीस जमा कर रहे थे, सुचि राय उसे लिफाफे में नाम लिखकर जमा करती थी।
जून महीने में जो फीस जमा हो रही थी, उस लिफाफे को रखते समय सुची उसमें से कुछ पैसे निकालकर अलग रख लेती थी। वजह यह थी कि 2 साल पहले उसने अपनी मम्मी के गहने मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखे थे, जिन्हें अब उसे रकम देकर छुड़ाना था। 28 जुलाई 2025 को उसने घुमा स्थित मुथूट फाइनेंस में छात्रों की फीस से थोड़े थोड़े पैसे निकालकर कुल 2,95,148 रुपए जमा कर दिए और अपनी मम्मी के गहने छुड़ा लिए। इसके बाद उसी तरह 50,000 रुपए चुराकर रमी गेम के अकाउंट में डाल दिए। इस तरह सुची ने नर्सिंग कॉलेज से कुल 3,45,148 रुपए चुरा लिए। सुची, जो पैसे छात्रों की फीस से चुराती थी, उन्हें जल्दी से जल्दी वापस भरना पड़ता था, क्योंकि जब भी उससे हिसाब लिया जाता, वह पकड़ी जाती, चोरी न पकड़े। इसके लिए 27 जुलाई 2025 की सुबह वह 5:45 बजे उठी। उसके पास एक बुर्का था, जो उसने पहले किसी फंक्शन के लिए खरीदा था। सुची ने वह बुर्का पहना और एक्टिवा लेकर घर से निकल पड़ी। शाहीबाग कैंसर अस्पताल के पास बने शौचालय के पास उसने एक्टिवा खड़ी की और शेयर ऑटो में बैठकर नर्सिंग कॉलेज के पास उतरी। वहां से पैदल चलकर वह कॉलेज में पहुंच गई। उस समय मुख्य दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं था, इसलिए वह आसानी से अंदर चली गई। कॉलेज की तिजोरी ऑफिस में रखी थी और उसकी चाबी उसी की मेज की दराज में थी। दराज से चाबी निकालकर उसने तिजोरी खोली और उसमें रखे छात्रों के फीस के लिफाफे और पाउच अपने बैग में रख लिए। अपना काम पूरा करने के बाद वह कॉलेज से इस तरह निकल गई कि किसी ने उसे देखा भी नहीं। लेकिन जाते समय वह तिजोरी बंद करना भूल गई। जब कॉलेज का स्टाफ समय पर अपनी ड्यूटी पर आया और सुची भी ऑफिस पहुंच गई थी, पारुल नाम की कर्मी सफाई के लिए ऑफिस में गई तो उसने तिजोरी खुली देखी और शोर मचाया। शोर सुनकर ऑफिस स्टाफ की ज्योत्सना बहन और अन्य लोग अंदर आए। चोरी की सूचना फोन पर कॉलेज की प्रिंसिपल सोनिया बेन को दी गई। ऑफिस स्टाफ के प्रहलाद भाई परमार ने मेघाणी नगर थाना पुलिस को कॉलेज में हुई चोरी की सूचना दी। सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर डिम्पल पटेल डॉग स्क्वाड के साथ नर्सिंग कॉलेज पहुंची। उन्होंने चोर का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरे स्टाफ को एक लाइन में खड़ा किया और डॉग को तिजोरी के हैंडल की खुशबू सूंघने के लिए छोड़ा। डॉग चलते चलते सुची राय के सामने आकर भौंकने लगा। इस पर वाइस प्रिंसिपल सुची राय शक के दायरे में आ गई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखी गई, जिसमें चोरी करने वाली महिला की आंख के पास एक तिल दिखाई दिया। वाइस प्रिंसिपल सुची राय की आंख के पास भी वही तिल था। इस पर शक यकीन में बदल गया और सुची राय से सख्ती से पूछताछ की गई। मजबूरन उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपराध स्वीकार करने के बाद उसने रमी गेम खेलने से लेकर चोरी करने तक की पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। पूरा हिसाब लगाने पर पता चला कि सुची राय ने कुल 8,42,164 रुपए की चोरी की थी। इसमें से पुलिस ने 2,37,000 रुपए उसके घर से बरामद कर लिए थे। 2,45,000 रुपए उसने मुथूट फाइनेंस में जमा कर मम्मी के सोने के गहने छुड़ाए थे। बाकी पैसे में से जून महीने में 1,96,500, जुलाई महीने में 67,100 रुपए उसने अपने बैंक अकाउंट में जमा कर रमी गेम में ट्रांसफर किए थे। चोरी करने के लिए उसने जो बुर्का पहना था, वह उसने 3 साल पहले किसी फंक्शन के लिए खरीदा था। पुलिस ने वह बुर्का भी कब्जे में ले लिया। पुलिस ने सुची राय का रमी गेम का अकाउंट चेक किया तो पता चला कि उसने 40 लाख रुपए जीते थे और 40 लाख रुपए हार गए थे। थाना मेघाणी नगर पुलिस ने सुची राय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 305 चोरी के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के थाना कुंडे भार के गांव श्रीरामपुर का रहने वाला फूलचंद सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर था। उसे ठीक ठाक वेतन मिलता था, इसलिए उसकी जिंदगी मजे से, यानी शान से कट रही थी। उसकी पत्नी भी टीचर थी और दोनों का वेतन मिलाकर परिवार आराम से रह रहा था। गांव में उनके पास 5 बीघा खेती की जमीन थी, जिसमें अच्छी पैदावार हो जाती थी। खाने के लिए बचा अनाज बेचकर भी उन्हें हजारों रुपए मिल जाते थे। पास में पैसे होने की वजह से फूलचंद ने सुल्तानपुर में एक आवासीय प्लॉट भी खरीद लिया था। फूलचंद के परिवार में उसकी मम्मी के अलावा पत्नी उर्मिला देवी, 2 बच्चे और एक भाई मल्हू था। सभी मिलजुल कर रहते थे, इसलिए पूरा परिवार खुश और सुखी था। लेकिन इस परिवार की खुशी तब खत्म हो गई जब परिवार के मुखिया यानी फूलचंद को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई। फूलचंद का एक दोस्त भी ऑनलाइन गेम खेलता था। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ बैठा
और उसने ऑनलाइन गेम के बारे में बताया कि इसमें अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, जैसे विज्ञापन में दिखाया जाता है। शुरुआत में फूलचंद इस बात से सहमत नहीं था और उसने सोचा कि ऑनलाइन गेम भी तो जुआ ही है। जुआ में आज तक कोई आसानी से नहीं जीतता और अगर सब लोग जीतने लगेंगे तो गेम चलाने वाले पैसे कहाँ से देंगे। वह मानता था कि ऐसे चक्करों में पड़ने के बजाय अपनी मेहनत से कमाना और आराम से जीवन बिताना बेहतर है। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि उसने अब तक जो पैसे गेम में लगाए हैं उससे फायदा हुआ है और बस एक बार खेल कर देखना चाहिए। धीरे धीरे फूलचंद दोस्त की बातों में आ गया और ऑनलाइन गेम खेलने के लिए राजी हो गया। फूलचंद ने अपने दोस्त से गेम खेलना सीखा और 7 लाख रुपए से गेम खेलना शुरू किया। इसमें उसे करीब 18 लाख रुपए की कमाई हुई। यह घटना लगभग 9 महीने पहले की थी। फिर फूलचंद को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई। वह पूरी रात जागकर गेम खेलता और इस नशे में हफ्तों तक ठीक से सो भी नहीं पाता था। शुरू में लगातार जीतने वाला फूलचंद अब लगातार हारने लगा। धीरे धीरे उसने करीब 25 लाख रुपए हार दिए। इतनी बड़ी रकम हारने के बाद उसने गेम खेलना थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। लेकिन जिस तरह नशेड़ी को नशे की तलब सताती है, वैसे ही जुआरी या मोबाइल गेम खेलने वाले को भी गेम की लालच सताती है। साथ ही अपनी हारी रकम वापस पाने की इच्छा भी होती है कि शायद इस बार वह जीत जाएगा और हारी रकम वापस पा लेगा। इसी सोच में फूलचंद ने अपने पास जितने भी पैसे थे सब ऑनलाइन गेम में लगा दिए और फिर हार गया। लेकिन फूलचंद भले ही पैसे हार चुका था, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। पास में पैसे न होने के बावजूद अपनी हारी रकम वापस पाने की लालच में उसने अपने वेतन पर 31 लाख रुपए का लोन लिया। इसके अलावा उसने ऐप से 2,50,50,000 रुपए और दोस्तों से 15 लाख रुपए उधार लिए। यह पूरी रकम भी वह ऑनलाइन गेम में हार गया। फिर उसने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि किसी को उसके हारने का पता न चले और पैसे वापस पा सके। इसके लिए उसने अपनी खेती की जमीन बेच दी और उस रकम से दूसरे ऐप पर गेम खेलना शुरू किया। वहां भी सारे पैसे हार गया। अपने पैसे वापस पाने के चक्कर में उसने पत्नी के गहने बेच दिए और सुल्तानपुर का आवासीय प्लॉट तक बेच डाला। लेकिन फिर भी रुपए वापस नहीं आए। कुल मिलाकर वह 1,25,00,000 रुपए हार चुका था। इसके बावजूद उसने गेम खेलना बंद नहीं किया। गेम में पैसे हारने के बाद जब वह किसी से उधार पैसे मांगता, उसकी पत्नी उर्मिला वह नंबर नोट कर लेती और स्कूल जाकर उन लोगों को फोन करके पैसे देने से मना कर देती। इतना सब होने के बाद भी फूलचंद ने अपनी गलती से सबक नहीं लिया। अगस्त के तीसरे हफ्ते में वह फिर 1,74,000 रुपए हार गया। इस बार उसकी पत्नी उर्मिला का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि अच्छी नौकरी और कमाई होने के बावजूद घर की हालत बेहद खराब थी। बच्चों की फीस जमा करने तक के पैसे नहीं बचे थे। घर में न खाने का ठीक ठिकाना था, न पहनने को ढंग के कपड़े। फूलचंद नुकसान की भरपाई के चक्कर में पहले ही अपनी खेती की जमीन और शहर का आवासीय प्लॉट बेच चुका था। उसने अपनी कमाई ही नहीं, बल्कि पुश्तैनी जमीन भी करीब 60 लाख में बेचकर गेम में गंवा दी थी। सब कुछ खो देने के बाद जब उसे लगा कि अब जिंदगी बेकार हो गई है, इतना सब होने के बाद फूलचंद को थोड़ी समझ आई। उसने साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर 1930 पर फोन करके मौखिक शिकायत की। इतना ही नहीं, उसने साइबर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई। फूलचंद का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाला जैसे ही मोटी रकम लगाता है, हार जाता है। ऐसा लगता है कि गेम खेलने वाले के दिमाग को हैक कर लिया जाता है। लोग अपनी हारी रकम वापस पाने के लिए लगातार ज्यादा पैसे लगाते हैं, लेकिन जीतने के बजाय हारते रहते हैं। उसके अनुसार ऑनलाइन गेम एक नासूर की तरह है। फूलचंद की शिकायत दर्ज होने के बाद सीओ प्रशांत सिंह इस मामले की जांच करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कई लोगों के ऑनलाइन गेम का शिकार होने की जानकारी मिली है। साइबर टीम ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वालों को पकड़ने में लगी है। गेम के चक्कर में एक फौजी ने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के थाना मदनापुर के गांव नगला बाबू उर्फ नगरिया का रहने वाला हरिओम सेना में नौकरी करता था। वह सिपाही था, लेकिन सरकारी और सुरक्षित नौकरी होने की वजह से उसका आत्ममूल्य बढ़ गया था। उसके विवाह के लिए जब कोई रिश्ता लेने आता तो घर वाले दहेज में मोटी रकम की मांग करते थे। सेना में सिपाही होने की वजह से लोगों को लगता था कि उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहेगा, इसलिए हरिओम के घर शादी के लिए कई लड़कियों वाले आते रहते थे। लेकिन उसके परिवार वाले दहेज में जो रकम मांगते थे वह हर किसी के बस की बात नहीं थी।
शाहजहांपुर के पूरा बंडा के चिकटिया गांव के रहने वाले गजेंद्र सिंह भी अपनी बेटी विधि के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। जब उन्हें हरिओम के बारे में पता चला तो वह उसके घर शादी के लिए गए। परिवार और लड़के को पसंद करने के बाद जब दहेज की बात आई तो हरिओम के घर वालों की मांग सुनकर उन्हें पसीना आ गया। बेटी के भविष्य के लिए गजेंद्र ने थोड़े बहुत दहेज कम करके विधि का विवाह हरिओम के साथ तय कर दिया। इसके बाद 23 मार्च 2023 को 23 साल की विधि की शादी फौजी हरिओम से हो गई। गिरीश के अनुसार उन्होंने इस शादी में करीब 30 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद हरिओम और उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। शादी के बाद विधि ससुराल आ गई। ससुराल वाले खुश नहीं थे, इसलिए उसे बात बात पर सिर्फ ताने ही सुनने पड़ते थे, बल्कि कभी कभी मार भी पड़ती थी। जिंदगी गुजारने के लिए विधि को यह सब सहना पड़ता था। हरिओम ससुराल वालों से 11 लाख रुपए और मांग रहा था। वजह यह थी कि उसकी मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी और इसमें वह पहले ही काफी पैसे हार चुका था। अपने पैसे हारना तो एक बात थी, लेकिन उसने कर्ज लेकर गेम में पैसे लगाए थे, जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे। उन्हें हर महीने ब्याज देना पड़ता था और इससे वह काफी परेशान रहता था। कर्ज देने वाले उसे लगातार परेशान करते थे, तो वह विधि को मायके से पैसे लाने के लिए दबाव डालता था। विधि खुद मारपीट सह लेती और परेशान हो जाती, लेकिन वह अपनी मुश्किलें मायके वालों को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। यही बात हरिओम और उसके परिवार वालों को खल रही थी कि विधि अपने घर वालों से पैसे क्यों नहीं मांगती। इसके बाद उसे मायके वालों से पैसे दिलवाने के लिए और भी सताया जाने लगा। ऐसा ही कुछ 23 अगस्त 2025 को हुआ। विधि के पिता गजेंद्र के अनुसार शनिवार की रात मांग पूरी न होने पर हरिओम और उसके परिवार वालों ने पहले विधि को खूब पीटा और फिर गला दबाकर मार दिया। हत्या छुपाने के लिए उन्होंने उसकी लाश को फंदे से लटका दिया। लाश को लटकाने के बाद विधि के ससुर श्यामवीर ने फोन करके गजेंद्र को इसकी सूचना दी। जब गजेंद्र और परिवार विधि की ससुराल पहुंचे तो उन्होंने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे। पुलिस को पहले ही सूचना दी जा चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी विधि के शरीर पर चोट के निशान मिले। विधि के भाई शिव प्रताप सिंह का कहना था कि विधि का पति हरिओम ऑनलाइन गेम खेलता था और इसमें लाखों रुपए हार चुका था। उसके ऊपर काफी कर्ज हो चुका था। कर्ज चुकाने के लिए वह विधि से मायके से 11 लाख रुपए लाने के लिए कहता था और इसी पैसे के लिए उसे प्रताड़ित करता था। यहां तक कि जब वह मेरठ में तैनात था तब विधि उसके साथ रहती थी और उस दौरान वह गर्भवती भी थी। उस समय भी हरिओम उसकी पिटाई करता था। जब यह बात सेना के अधिकारियों को बताई गई तो उसे जम्मू कश्मीर में तबादला कर दिया गया। लेकिन ऑनलाइन गेम की लत ने एक अच्छे भले सेना के जवान को पत्नी का हत्यारा बना दिया। अगर वह गेम नहीं खेलता, न उस पर कर्ज होता और न ही उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी पत्नी की हत्या करनी पड़ती। सुचि राय और फूलचंद दोनों ने गेम की लत में अपने पैसे, गहने, जमीन और प्लॉट तक गंवा दिए। छोटी जीत की लालच ने उन्हें लगातार बड़े नुकसान में डाल दिया। यह दिखाता है कि ऑनलाइन गेम अगर सावधानी से न खेला जाए तो जीवन और परिवार को बर्बाद कर सकता है। फूलचंद ने अपने हारे हुए पैसे वापस पाने के चक्कर में लोन लिया और दोस्तों से उधार लिया। हरिओम ने भी कर्ज के लिए पत्नी से पैसे मांगे। लालच और कर्ज से इंसान को खुद और अपने परिवार को नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है। हरिओम की वजह से विधि की जिंदगी तबाह हो गई और उसका जीवन समाप्त हो गया। परिवार और रिश्तों की अनदेखी और लालच सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। लालच और नशे जैसी आदतें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। पैसे, गेम या इच्छाओं की वजह से परिवार और रिश्तों को खतरे में डालना सही नहीं है। हमेशा सोच समझकर निर्णय लें और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।